वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो कि है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंडर आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। वीडियो आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं सभी आर्टिकल्स को। इसी टॉपिक को हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे जो कि है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 है। इसके अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक सारे अनुच्छेद आते हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बेसिकली अब हम बात करने वाले आर्टिकल्स की जो डीपीएसपी के अंडर आते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36 मीन्स अनुच्छेद 36। ये बेसिकली डिफाइन करता है स्टेट के बारे में, जैसे कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सब कुछ क्या है, एक स्टेट है। या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड होने वाली सर्विसेज हैं वो भी एक स्टेट है, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, ये सब स्टेट है। ये बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 37 मीन्स अनुच्छेद 37। ये बेसिकली बात करता है डीपीएसपी के बारे में। यदि स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, तो उसको डीपीएसपी को मद्देनजर रखकर बनाना होगा। डीपीएसपी बेसिकली बात करता है हेल्थ के बारे में, पब्लिक के एजुकेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38 मीन्स अनुच्छेद पंचायती राज के बारे में। और ये स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि पंचायत को नेसेसरी पावर्स प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सके, जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और अगर हम बात करते हैं तो पहला पंचायती राज कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में। और ये पंचायती राज इंडिया में काफ़ी पुराने समय से चलती हुई आ रही है, और इसकी जो वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको नेसेसरी पावर्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ताकि लोकल गवर्नमेंट का भी रोल, थोड़ा मेजर रोल प्ले हो सके लोकल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41 मीन्स अनुच्छेद 41। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि पब्लिक को 3 राइट्स प्रोवाइड कराओ। पहला है राइट टू वर्क और एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। मीन्स अगर कोई इनको हम समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जो अनएम्प्लॉयड है या उसके पास कोई जॉब नहीं है या कुछ नहीं है जॉब वगैरह, तो उसको पहले एजुकेशन दो, फिर उसको वर्क प्रोवाइड करवाओ। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा है और बीमार है, तो उसको पब्लिक असिस्टेंस दिलवाओ, उसको गाइडेंस वगैरह ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाओ। और इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है जो कि बेसिकली बात करता है अगर स्टेट के पास इकोनॉमिक कैपेसिटी है तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओ, अगर नहीं है तो मत करवाओ। मीन्स बेसिकली ये फैसिलिटीज़ सारी डिपेंड होती है इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक कैपेसिटी स्टेट की। अगर स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी है ये सब चीज़ प्रोवाइड करवाने की तो स्टेट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 42 मीन्स अनुच्छेद 42। ये बेसिकली बात करता है 2 चीज़ों के बारे में। पहला है वर्किंग कंडीशन के बारे में और दूसरा है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। वर्किंग कंडीशन बेसिकली बात करते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है। जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में वर्क करते हैं उनके ऑफिस को क्लीन वगैरह रखने के लिए और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाने के लिए, इन चीज़ों के लिए बात करता है। और एक और जो पॉइंट है ये मैटरनिटी रिलीफ। ये बेसिकली जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, जो जॉब कर रही हैं, तो उनको पेड लीव देने की बात करता है। मतलब छुट्टियां उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी पर उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43 मीन्स अनुच्छेद 43। ये बेसिकली बात करता है लिविंग वेजेस की। मीन्स कि पीपल्स को वेजेस प्रोवाइड कराओ ताकि वो अपनी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके, और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाओ। मीन्स उनको छुट्टियां वगैरह प्रोवाइड करवाओ ताकि वो अपने कल्चर को एंजॉय कर सके और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A मीन्स अनुच्छेद 43A। ये बेसिकली बात करता है जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसको मैनेज करने में जो वर्कर्स होते हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करें और उनके जो राइट्स है उसको इम्प्रूव किया जाए और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 44 मीन्स अनुच्छेद 44। ये बेसिकली स्टेट को ये कहता है कि टू स्टैब्लिश द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स। सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए अपने अपने स्टेट्स में और सिक्योर करे कि इक्वल लॉज वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए सभी सिटीजन्स को। और ये बेसिकली ये बात करता है जैसे इक्वल लॉज प्रोवाइड होंगे, ये रिलीजियस बेस्ड पे ना हो। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, ये रिलीजियस बेस्ड हैं, तो इसको ख़त्म करके एक ही कानून बनाया जाए जो कि रिलीजियस बेस्ड ना हो, प्रॉपर लॉ के द्वारा बनाया जाए। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 44 ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी था। ये इसीलिए था क्योंकि इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट और ये मुस्लिम मैरिज एक्ट है इसको हटाया जा रहा था
और ये प्रॉपर कानून बनाया जा रहा था, एज अ लॉ के प्रोसीजर से इसमें वर्क होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45 मीन्स अनुच्छेद 45। ये बेसिकली बात करता है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की स्टेट के द्वारा जो 14 ईयर्स से 6 से 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस हैं उनको। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 ईयर्स, पर हम इस पर बात करेंगे ये कैसे चेंज हुआ। पहले ये 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की बात करता था, तो ये कोई फंडामेंटल राइट तो था नहीं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का, तो सरकार इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर फटकार लगाई, तो सरकार ने फिर इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया जो कि एजुकेशन के अंदर आता था, और आर्टिकल वो था आर्टिकल 21A। तो उसमें एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती थी वो फ्री करवाई जाती थी, और ईयर्स को कम कर दिया गया, मींस 0 से 6 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये अमेंडमेंट हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002। ये था आर्टिकल 45 मीन्स अनुच्छेद 45। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 46 मीन्स अनुच्छेद 46। ये बेसिकली बात करता है जो वीकर सेक्शंस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो वीकर सेक्शंस है उनको एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात करता है, वेलबींग के बारे में बात करता है। यही वो आर्टिकल है 46 जिसने रिजर्वेशन को जन्म दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47 मीन्स अनुच्छेद 47। ये बेसिकली सरकार को ये कहता है कि ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को ये कहता है कि ऐसी स्कीम्स लाओ, ऐसी पॉलिसीज़ लाओ जिससे जो पब्लिक का न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाया जाए और पब्लिक की हेल्थ को सिक्योर किया जाए और उनकी हेल्थ बेटर बनाई जाए। तो इसके लिए काफ़ी स्कीम्स लाई गई थी, जैसे मिड डे मील हो गए, और भी काफ़ी स्कीम्स थी। और इसमें एक और पॉइंट है, वो ये कहता है कि सरकार को ऐसी चीज़ों पर बैन लगाना है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस हैं, लाइक अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह। यही है आर्टिकल 47 मीन्स अनुच्छेद 47। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो, और ज्वाइन हो जाओ इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो गए तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, उसमें एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48 मीन्स अनुच्छेद 48। ये बेसिकली बात करता है प्रमोट करने की एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को, मीन्स खेती को प्रमोट करने की बात करता है और पशुपालन को प्रमोट करने की बात करता है। और ये कहता है कि इन चीज़ों को प्रमोट करो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, जैसे जहाँ पर मशीनों का यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर घोड़े, गधे, इन चीज़ों का यूज़ ना करो। और ये बेसिकली एक और चीज़ की बात करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ऐसी एनिमल्स को, और मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं ये किलिंग वगैरह होने से। खासकर अगर हम बात करते हैं तो गौ हत्या को मेनली फोकस किया गया है, इस पर गौ हत्या मीन्स जो काऊ को किल किया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 49 मीन्स अनुच्छेद 49। ये बेसिकली सरकार को ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रीशियस थिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ताकि जो कंट्री का कल्चर है, जो देश का कल्चर है, उसको बचाया जा सकता है, उसको सेफ रखने के लिए ये किया जाए। और जैसे कि मॉन्यूमेंट्स ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, और काफ़ी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50 मीन्स अनुच्छेद 50। ये बेसिकली बात करता है सेपरेट करने की जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, ताकि जुडिशरी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो सके, इंडिपेंडेंटली और फेयरली, ताकि उसमें कोई इंटरवेंशन ना हो किसी का, और वो अपने जो डिसीजन है वो फ्रीली और फेयरली डिसीजन सुना सके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। ये बेसिकली बात करता है, स्टेट को ये कहता है कि पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, और जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका पालन करना है, उसको फॉलो करना है, जैसे कि WHO और WTO, काफ़ी और होते ऑर्गेनाइजेशंस, इनका पालन करना है, और शांति के साथ रहना है और अच्छे रिलेशन रखने हैं किसके साथ, दूसरे नेबर कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51A मीन्स अनुच्छेद 51A। ये बेसिकली बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अगर हम ओरिजिनली बात करें तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंदिरा गांधी ने ऐड करी थी, जो कि एक कमेटी बनाई थी, कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जो कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ जो थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, वो रसिया से लिए गए थे। और 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था एज अ पार्ट 4A, और ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत ऐड किया गया था।
और इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, पर इसके साथ एक और ऐड कर दी गई थी, जो कि ऐड किया गया था कब, 86th अमेंडमेंट 2002 में, मतलब 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी मींस मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। ये है आर्टिकल 51A और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे सभी DPSP आर्टिकल्स। आज की वीडियो हमने पढ़ा DPSP के बारे में, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, और उसके अंदर आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट के साथ।